गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर के फर्स्ट पार्ट में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन को हम पहले अभी आपको इसके बारे में बताया था। नासिरुद्दीन महमूद जो कि गुलाम वंश का सुल्तान था 1246 से 1266 ईस्वी तब तक उसके शासनकाल में ये महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त रहा था। अब देखिए, सर्वप्रथम इसकी एक सामान्य जानकारी दें। आपको ये शॉर्ट पॉइंट्स के माध्यम से इस टॉपिक को क्लियर करा रही हूँ ताकि आप नोट भी करते जाएं साथ के साथ इन बातों को। और जो हमारा बहुत बड़ा एक विस्तृत क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है इसका राजत्व सिद्धांत, उस राजत्व सिद्धांत को भी इन कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं क्लियर करूंगी। सबसे पहले आप देखिएगा, सामान्य परिचय के रूप में हम बलबन का देखेंगे। उसका जन्म कहाँ हुआ था? बलबन का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था और इसके पिता 10,000 परिवारों के खान थे। यह एक गुलाम था। इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश का द्वितीय सुल्तान था, उसने इसे 1232 ईस्वी में ख्वाजा जमालुद्दीन से खरीदा था। पूरा नाम था ख्वाजा जमालुद्दीन बसरा। ये 1232 ईस्वी में दिल्ली आया था और सुल्तान इल्तुतमिश ने इसे जमालुद्दीन बसरा से ही खरीदा था। अब आप देखिए, यद्यपि ये गुलाम था लेकिन बहुत योग्य था बलबन, इसलिए इल्तुतमिश ने उसे खास बरदार से अभिप्राय होता है व्यक्तिगत सेवक या व्यक्तिगत अनुचर। तो अपनी योग्यता के कारण उसने इस महत्वपूर्ण पद को प्राप्त किया था। वहीं आप देखिएगा, रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी थी, इसकी पुत्री भी थी। अपने अयोग्य पुत्रों के कारण इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो रजिया ने भी इसे अमीर ए शिकार के पद पर नियुक्त किया था। अमीर ए शिकार महत्वपूर्ण पद होता था और अपनी योग्यता के बल पर उसने रजिया के शासनकाल में ये पद प्राप्त किया था। साथ ही साथ आप देखिएगा, रजिया का जब पतन हुआ तो उसके विरुद्ध जो षड्यंत्र रचे गए, उन षड्यंत्रों में भी बलबन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर आप देखिए, रजिया के बाद बहराम शाह गुलाम वंश का सुल्तान बना और बहराम शाह ने भी रेवाड़ी और हांसी की जागीर बलबन को प्रदान की थी। इसी प्रकार से आप देखिएगा, मसूद शाह जो बहराम शाह का उत्तराधिकारी था, उसे और रजिया को पदच्युत करने में बलबन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और नासिरुद्दीन महमूद जो 1246 से 1266 ईस्वी तक सुल्तान रहा और उसके समय में नासिरुद्दीन ने बलबन से प्रभावित होकर उसे गयासुद्दीन की उपाधि प्रदान की थी। गयासुद्दीन की उपाधि उसको प्रदान की गई थी। अब देखिए, जब 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई तो बलबन को सुल्तान बनाया गया। अब जिस समय वह सुल्तान के पद पर नियुक्त हुआ तो उसके सामने कुछ समस्याएं थी। सर्वप्रथम समस्याएं आप देखिएगा, आर्थिक ढांचा जो था वो उसे काफी कमजोर अवस्था में मिला था, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद जो गुलाम वंश में अव्यवस्थाएं फैली, उस वजह से आर्थिक स्थिति जो है कमजोर हो गई थी। तो किसी भी सुल्तान के लिए राजकोष का खाली मिलना निश्चित रूप से उसके लिए काफी समस्याएं खड़ी करता था। तो सर्वप्रथम हम समस्याओं के रूप में देखेंगे आर्थिक ढांचा कमजोर होना। दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे 40 गुट की शक्ति में वृद्धि होना। अब ये 40 गुट क्या था? यदि आपको याद हो, इल्तुतमिश ने अपनी शक्ति को संगठित करने के लिए अपने 40 समर्थक गुलामों का एक दल बनाया था जिसे 40 गुट के नाम से जाना जाता है। तो इल्तुतमिश के अयोग्य उत्तराधिकारियों के समय इनकी शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी और बलबन को भी इनकी शक्ति में वृद्धि जो थी वो एक समस्या और चुनौती के रूप में मिली थी और इनका उसने सफाया करने का प्रयास किया और अंततः इसको पूरी तरह से नष्ट भी कर दिया था। स्वयं बलबन भी आप देखिएगा इस गुट का एक सदस्य हुआ करता था। तीसरी समस्या के रूप में मेवातियों और दोआब
के जो राजपूत शासक थे उनकी लूटमार की प्रवृत्ति से दिल्ली सल्तनत को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो बलबन जिस समय सुल्तान बना उसे भी इस समस्या का सामना करना पड़ा था। फिर आप देखिए, अभी जब हम लोग 1246 से 1266 का आपको मैंने बताया था, जो नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल था, उस समय में इन समस्याओं के समाधान में बलबन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये देखिएगा, पुनः एक बार राजपूताना, बुंदेलखंड और बघेलखंड के जो शासक थे वो सर उठाने लगे थे और उन्होंने बलबन के लिए चुनौती प्रस्तुत की थी। इसी तरह से आप देखिए, मंगोल आक्रमण जो निरंतर इल्तुतमिश के समय से दिल्ली सल्तनत को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे और निरंतर दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण कर रहे थे, निसंदेह ये भी बलबन के लिए एक समस्या थी। फिर साथ ही साथ आप देखिएगा, छठे पॉइंट के रूप में हम लिखेंगे, सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और गरिमा वो पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और उसे पुनः स्थापित करना भी बलबन के लिए एक समस्या थी और चुनौतीपूर्ण कार्य था। अब इस पॉइंट को जब आप क्लियर करेंगे तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इल्तुतमिश के अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण, स्पेशली जब रजिया सुल्तान का पतन हो गया तो उसके बाद बहराम शाह आदि ऐसे सुल्तान बने जिनमें अयोग्यता की भरमार थी और यही कारण है कि चारों तरफ दिल्ली सल्तनत के अव्यवस्था और अराजकता फैल गई थी। तो इससे सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी बलबन के सामने कि सुल्तान की प्रतिष्ठा और गरिमा को पुनः स्थापित करना था। अब आप देखिए, इसके लिए उसने क्या किया, उसने एक महत्वपूर्ण राजत्व सिद्धांत का निर्माण किया। बलबन का राजत्व सिद्धांत अगले पॉइंट के रूप में हम लिखेंगे। बलबन ये मानता था, उसका ये विश्वास था कि सुल्तान में ईश्वरीय ज्योति विद्यमान रहती है। सुल्तान में ईश्वरीय ज्योति विद्यमान रहती है, अर्थात जो सुल्तान होता है उसमें ईश्वर का अंश होता है। और इसके पीछे उसका मुख्य उद्देश्य या ध्येय क्या था, एक सर्व प्रभुत्व संपन्न, स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक की भांति शासन करने की अभिलाषा। अर्थात जो सुल्तान है वह सर्वप्रभुत्व संपन्न है और अपनी इच्छाओं का मालिक है और उस पर अंकुश लगाने के लिए कोई दूसरी सत्ता या शक्ति नहीं होनी चाहिए। यानी वह सब तरह से अपने आप को निरंकुश रखना चाहता था और यही कारण है कि उसने राजत्व के इस सिद्धांत का गठन किया था। अब देखिए, इसमें जो प्रमुख बातें थी जो उसके राजत्व सिद्धांत की, उसके लिए कुछ खास बातें उसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जैसे उच्च वंशीय होना, उसका ये मानना था कि एक सुल्तान को उच्च वंश का होना आवश्यक है, यानी कोई भी निम्न वंश का व्यक्ति सुल्तान के पद पर आसीन नहीं हो सकता। इसलिए उसने अपने आप को तुरान के प्रसिद्ध राजवंश का वंशज घोषित करा। अर्थात क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बलबन भी एक गुलाम था, तो अब वो सुल्तान के पद पर आसीन हुआ था, तो उसके लिए यह आवश्यक था कि वह अपने आप को पहले उच्च वंश का घोषित करे। तो इसीलिए उसने तुरान के प्रसिद्ध राजवंश का वंशज घोषित करा। दूसरी बात, उसका ये विश्वास था कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद हैं, जिस तरह से सुल्तान के पद पर उच्च वंशीय लोगों को आसीन होना आवश्यक है, उसी प्रकार से प्रशासन को भली भांति चलाने के लिए यह भी आवश्यक है कि जितने महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद हैं वो सिर्फ उच्च वंश के लोगों को ही प्रदान किए जाने चाहिए, और उसने ऐसा किया भी। फिर आप देखिएगा, शिष्टाचार पर उसने जोर दिया।
हम सभी जानते हैं कि रजिया सुल्तान के बाद जो उत्तराधिकारी थे उनके समय में दरबार में स्पेशली आप देखिएगा जब महफिलें सस्ती रहती थी, खूब हंसी मजाक हुआ करती थी, खुले आम शराब और शबाब वो दरबार में लुटाया जाता था, तो इससे जो शिष्टाचार था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था। आप देखिए जो बलबन था उसका ये मानना था कि एक सुल्तान के लिए आवश्यक है कि वह गंभीर हो, और इसमें आप महत्वपूर्ण बात ये देखिएगा, जब सुल्तान बलबन को उसके प्रिय पुत्र की मृत्यु की सूचना मिली तो वो इतना गंभीर था कि दरबार में उसने इस महत्वपूर्ण सूचना को और इस शोक भरी सूचना को प्राप्त करने के बाद भी सबके सामने अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखा और किसी प्रकार की उसने कोई जो हाव भाव थे वो अपनी प्रजा और दरबारियों के सामने उपस्थित नहीं होने दिए। तो सुल्तान के लिए शिष्टाचार स्वयं के लिए भी और अपने दरबारियों के लिए रखना भी आवश्यक माना जाता था। ये उसके सिद्धांत की महत्वपूर्ण बातें थी। उसका ये मानना था कि यदि दरबार में अनुशासन रखना है और शिष्टाचार को रखना है तो ये आवश्यक है कि जो अनियमितताएं उसके पूर्व के सुल्तानों द्वारा रखी गई थी उनको समाप्त किया जाए। अब देखिए ये सारी बातें कब संभव थी, जब वो इन बातों पर सुल्तान जोर दे, तो उसके द्वारा निम्न बातों पर विशेषकर जोर दिया गया। जैसे पहला पॉइंट, सुल्तान को ईश्वर का भय होना आवश्यक है। इसका क्या अभिप्राय है? जहां आप एक और देखिए, वो ये मानता था कि सुल्तान में ईश्वर का अंश होता है, लेकिन वहीं उसका ये भी मानना था कि सुल्तान को सदैव ईश्वर का भय भी होना चाहिए, ताकि उसके भय के कारण, ईश्वर के भय के कारण कभी भी वह कोई गलत कार्य न करे। साथ ही साथ आप देखिएगा वह जन कल्याण पर भी विशेष ध्यान देने की बात करता है कि सुल्तान को सदैव अपनी प्रजा के हित में कार्य करने चाहिए और प्रजा के हित के लिए उसे 24 घंटे सजग रहना चाहिए। फिर आप देखिए सुल्तान का यह भी दायित्व है कि वह भ्रष्टाचार का दमन करे। अब भ्रष्टाचार किस रूप में, हम सभी जानते हैं प्रारंभ से ही घूसखोरी और लूटमार आदि बातें जो है वो चली आ रही थी, और ये सारी अनियमितताएं कब होती थी, जब सुल्तान में योग्यता का अभाव होता था। तो सुल्तान यदि योग्य होगा तो उसके सामने भ्रष्टाचार जैसी कोई भी समस्या उत्पन्न होए तो उसका वह समूल नाश कर दे। तो बलबन का ये मानना था कि सुल्तान भ्रष्टाचार को पूरी तरह से दमन करने के लिए भी सदैव सज्ज रहे। फिर महत्वपूर्ण पदों पर योग्य व्यक्तियों की ही नियुक्ति होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं अयोग्यता बड़े से बड़े साम्राज्य का पतन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब वो किस रूप में, जब सुल्तान में योग्यता नहीं होगी तो वो महत्वपूर्ण पदों पर भी योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करने में सक्षम नहीं होगा। और कभी कभी हम ये देखते हैं कि यदि सुल्तान कमजोर है लेकिन उसके पदों पर आसीन लोग योग्य हैं तो वो सुल्तान को अपना पूरा समर्थन प्रदान करते हैं और उन्हीं के सहयोग से एक अच्छे शासन प्रबंध का निर्माण होता है, एक अच्छे शासन प्रबंध की व्यवस्था की जा सकती है। तो बलबन ये मानता था जितने महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद हैं, चाहे वो सेना में हो, चाहे वह राजस्व संबंधी हो, चाहे वह विदेश विभाग हो, सारे जो महत्वपूर्ण पद होते थे उन पर योग्य व्यक्तियों को जो अपने विभाग से संबंधित सारी जानकारी रखे उनको नियुक्त किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, राजा को निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था करनी चाहिए। आप देखिए हम अधिकांशतः देखते हैं कि जो व्यक्ति धनी होता है या जो व्यक्ति अपनी अच्छी अप्रोच रखता है, चाहे वह उसने अपराध किया हो लेकिन वह अन्यायी होने से बच जाता है, और जो व्यक्ति निर्दोष है उसको दंड मिलता है। तो बलबन के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि किसी भी तरह से, चाहे अमीर हो गरीब हो, उसे न्याय मिलना चाहिए। न्याय के समक्ष हर व्यक्ति को
हर व्यक्ति समान होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में हम कहें न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बातें बलबन के द्वारा अपने राजत्व सिद्धांत को अच्छे से लागू करने के लिए इन बातों पर उसने जोर दिया था। अब यदि हम इस संपूर्ण राजत्व सिद्धांत का सार देखें तो राजत्व सिद्धांत का सार देखने पर हमें ये महत्वपूर्ण बिंदु देखने को मिलते हैं। जैसे सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, अर्थात ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में सुल्तान आम जन पर शासन कार्य करता है, और चूंकि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है इसलिए उसे अपनी समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान समझना चाहिए। जिस प्रकार से ईश्वर सारे जन को अपनी संतान मानते हुए उनके लालन पालन का ध्यान रखता है, ठीक उसी प्रकार सुल्तान को भी ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते अपनी प्रजा को संतान तुल्य समझ करके उसकी हर जरूरत को पूरा करने पर जोर देना चाहिए। दूसरा आप देखिएगा सुल्तान के असीमित अधिकार। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इल्तुतमिश के बाद उसके उत्तराधिकारियों के कारण सुल्तान का पद जो है उसकी गरिमा लगभग समाप्त प्राय हो गई थी। सुल्तान के अधिकार सीमित हो गए थे क्योंकि उसके जो चाटुकार लोग होते थे, उसके आसपास के जो अधिकारी और अमीर वर्ग थे, वो उसके अधिकारों का दुरुपयोग करते थे। तो अब ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए आवश्यक था कि सुल्तान को असीमित अधिकार दिए जाएं, ताकि ऐसे लोगों को वह समाप्त कर सके, ऐसे चाटुकारों को, घूसखोरों को और भ्रष्टाचारियों को वह अपने शासन में कोई स्थान ना दे। फिर अगले पॉइंट के रूप में ताज के गौरव में वृद्धि। ताज से अभिप्राय है जो शासन, जो सिंहासन जिस पर सुल्तान आसीन है, जो पूर्व के सुल्तानों के शासन काल में जिसकी गरिमा धूमिल हो चुकी थी, उसी ताज की प्रतिष्ठा को अच्छे से स्थापित करके उसके गौरव में वृद्धि करना सुल्तान का दायित्व होता है, और इसके लिए उसे सदैव सजग रहना आवश्यक है। फिर आप देखिए अगले पॉइंट के रूप में सुल्तान का कर्तव्यों के प्रति सजग होना। जहां हम एक और ये बात करते हैं कि सुल्तान के असीमित अधिकार होने चाहिए, वहीं बलबन के राजत्व सिद्धांत में सुल्तान के कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। ऐसा नहीं है कि सुल्तान सिर्फ असीमित अधिकार रखे, बल्कि सुल्तान को अपने कर्तव्यों के प्रति, जो उसका राज्य के प्रति कर्तव्य है, जो उसका अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य है, उससे उसे कभी भी मुंह मोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि निरंतर अपनी प्रजा और अपने राज्य के उन्नति के लिए उसको सजग रहना चाहिए, और जितनी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को उसे पूरा करना चाहिए। फिर आप देखिएगा अगले पॉइंट के रूप में आवश्यकता अनुसार सुल्तान को रक्त और लौह की नीति का पालन भी करना चाहिए। रक्त और लौह की नीति से अभिप्राय है कि यदि कोई भी कार्य शांति से संभव ना हो तो उसके लिए उसे रक्त और लौह की नीति अपनानी चाहिए, यानी उसे सख्त कदम उठाने चाहिए। यदि बात शांति से संपन्न ना हो, शांति से बात नहीं मानी जाए, तो उसे कठोरता की नीति का पालन करना चाहिए। रक्त और लौह की नीति से अभिप्राय सुल्तान को आवश्यकता पड़ने पर कठोर भी होना चाहिए। फिर अभी जैसे बात की थी निष्पक्ष न्याय की, जो हमने अभी ऊपर भी बताया था कि न्याय एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, और किसी भी राजा के लिए एक अच्छा न्यायाधिकारी होना, न्यायाधीश होना भी आवश्यक होता है। वो बिना किसी पक्षपात के सभी को समान रूप से न्याय प्रदान करे, ये भी सुल्तान का उत्तरदायित्व होता है। फिर आप देखिए काफिरों का उन्मूलन करना। काफिर किसे माना जाता है? जो इस्लाम को न मानने वाले हैं उन्हें इस्लामिक लोग काफिर कहते हैं, अर्थात इस्लाम के अलावा जो अन्य धर्मों का पालन करने वाले हैं उन धर्मानुयायियों का उन्मूलन करना भी सुल्तान के दायित्वों में उसने सम्मिलित किया था।
फिर सांस्कृतिक उन्नति को प्रोत्साहन देना। सांस्कृतिक उन्नति किसी भी राज्य की जो प्रतिष्ठा है उसमें चार चांद लगाती है, ऐसा बलबन का मानना था। तो इसलिए उसने सांस्कृतिक उन्नति को प्रोत्साहन देने के लिए भी अपने राजत्व सिद्धांत में इस बिंदु को महत्वपूर्ण बताया। अगला आप देखिए, धर्म को राजनीति से अलग रखना। अब देखिए यहाँ थोड़ी बात डिफरेंट हो जाती है। जहां एक और बलबन काफिरों के उन्मूलन की बात करता है, वहीं यदि हम राजनीति की दृष्टि से देखें या राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो बलबन धर्म को राजनीति से अलग रखना महत्वपूर्ण मानता था। इसका कारण क्या था कि आप देखिए, जिस समय मुस्लिमों का यहाँ शासन स्थापित हुआ तो हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा थी और उसे अपने शासन को मजबूती प्रदान करने के लिए उन हिंदू अधिकारियों के सहयोग की भी आवश्यकता थी। तो इसलिए उसने ये माना कि यदि धर्म को राजनीति से जोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से उसका सिंहासन जो है उसकी नींवें हिलने लगेंगी। उसके लिए क्या आवश्यकता था? धर्म को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में चाहे जितना महत्व प्रदान करें, लेकिन राजनीति से धर्म को अलग रखने पर अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के प्रति वो न्याय कर सकता था और उनका सहयोग उसे प्राप्त हो सकता था। इसलिए उसने धर्म को राजनीति से अलग रखने पर जोर दिया। फिर आप देखिए, सुल्तान को अपना चरित्र उज्जवल रखना चाहिए या एक सुल्तान के लिए आवश्यक है कि उसे चरित्रवान भी होना चाहिए। हम सभी जानते हैं यदि सुल्तान चरित्रहीन होगा तो उसके जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी चरित्रहीन होंगे और प्रशासन इससे हमेशा अराजकता और अव्यवस्था की ओर जाएगा। तो अपने आप को चरित्रवान बनाने के उद्देश्य से बलबन के द्वारा अपने दरबार में कई ऐसी प्रथाओं को भी लागू किया गया था, जिसको हम अगले पॉइंट में बताएंगे। तो वो प्रथाएं लागू करने के पीछे भी उसका उद्देश्य था कि सुल्तान का चरित्र उज्जवल हो और सुल्तान सदैव चरित्रवान बना रहे। चरित्रहीन होने की कंडीशन में आप देखिए, उसके प्रशासन में जितने महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके सहयोग से भी वह वंचित होगा। साथ ही साथ प्रजा की दृष्टि में सुल्तान की अहमियत, उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। तो इस दृष्टि से सुल्तान का ये मानना था कि उसे चरित्रवान होना आवश्यक है। फिर जन कल्याण के लिए सजग रहना। अभी जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, चूंकि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि बलबन के द्वारा इस तरह की मान्यता रखी गई थी कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए उसे जन कल्याण का ध्यान रखना आवश्यक है। जिस प्रकार से ईश्वर अपनी प्रजा के लिए या जिन लोगों को उसने पृथ्वी पर भेजा है उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, ठीक इसी प्रकार से सुल्तान को भी जन कल्याण के लिए सदैव सजग रहना चाहिए। जैसे यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न जो मार्ग हैं उन पर वृक्ष लगवाए जाने चाहिए, उनके पानी की व्यवस्था के लिए कुएं खुदवाए जाने चाहिए, उनके लिए अस्पताल बनवाए जाने चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, आपातकाल के समय या अकाल आदि के समय कृषकों की सहायता करनी चाहिए। ये सारे कार्य जो हैं वो जन कल्याण में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो एक सुल्तान के लिए यह भी आवश्यक है कि वह सदैव जन कल्याण के प्रति सजग रहे। फिर अगले महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर उच्च वंश के लोगों को नियुक्त करना। ये जो पूरा इसका सार था, यदि इन सारी बातों को, सारे पॉइंट्स को देखें तो ये सारे पॉइंट्स हमें इस ओर इंगित करते हैं कि बलबन का ये मानना था कि प्रशासन, सुल्तान और जितने महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद हैं वो सिर्फ उच्च वंश के लोगों के लिए बने हैं और इसलिए उच्च वंश के लोगों को महत्ता देते हुए उसका ये मानना था सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद उच्च वंश के लोगों को दिया जाना आवश्यक है। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा जो लेंदी क्वेश्चन है उसको बहुत कम समय में आपके सामने सिर्फ इतने से पॉइंट्स के माध्यम से
मैंने क्लियर करा है। और पॉइंट्स किस तरह से पहले क्लास में भी आपको कहती हूँ, पॉइंट्स का आप लोग अर्थ समझने का प्रयास करें। जब आपको पॉइंट्स का अर्थ समझ में आ जाएगा तो आपको एक्सप्लेन करने में भी बड़ी आसानी होगी। आज की क्लास में बस मैं इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में बलवन के आगे की जो प्रशासनिक उसकी समस्याएं थी, जो उसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए गए, उनको लेकर के दोबारा आपके सामने आऊंगी। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, घर में रहें, स्वस्थ रहें और ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठाते रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।